नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर पटवारी लेखपाल की जो आगामी परीक्षा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखे होंगे। यदि आपने नहीं देखे तो आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे जो प्लेलिस्ट है, हमने बहुत सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाए हैं उन्हें भी आप लोग ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जो 20 नंबर हिंदी में आप पूछे जाएंगे ना आपसे, तो वो हमेशा आपके लिए स्कोरिंग होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी हल्के में लेने की आप लोग भूल मत करिएगा, क्योंकि आपको जो ये सिलेक्शन है ना, ये ही 20 नंबर आपको दिलाएंगे। ठीक है, तो हिंदी हमेशा स्कोरिंग आपकी होती है, तो इसको सीरियसली आप लोग लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट में। तो कुछ 20 प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं, उनको हम समझेंगे जो आपके सिलेबस पर आधारित हैं और जिस तरह से आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कुछ उसी तरह से हमने यहाँ पे प्रश्न तैयार किए हैं, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उठाकर आपके आने वाले पेपरों में कैसे आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए, साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है, निरोग शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो निरोग का संधि विच्छेद सही क्या होगा? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप साथ ही साथ अपने भी आंसर्स लगाते रहिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग संधि इसमें है तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निधन रोग। ठीक है, आपके पास यहाँ भी सेम ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। निरोग निहि क्योंकि विसर्ग लगा है और विसर्ग का ई में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण वो निरोग हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे सेकंड प्रश्न की ओर। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो जगदीश, अब देखो यहाँ पर हम ज ग द त थ द, तीसरा वर्ण हमारा है वर्ग त वर्ग का। ठीक है, तो कई लोग इस चक्कर में जगत धन ईश भी कर लेते हैं, तो जबकि ये गलत है आपका। ठीक है, यहाँ पर एक नियम लगता है, व्यंजन संधि का ये उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि जगदीश में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। और इसमें क्या होता है, किसी भी वर्ग का जो पहला अक्षर है यानी कि तौ है, वो उसके तीसरे अक्षर में बदल जाता है, तो तौ का यहाँ पे दौ हो जाता है। ठीक है, तो जो जगत है वो आपका जगदीश में बदल गया है। ठीक है, तौ का दौ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तीसरा प्रश्न है हमारा, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो देखिए, दुशासन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि यहाँ पर है और इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा दुह धन शासन। ठीक है, तो दुह, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का तालव्य सौ आधे तालव्य सौ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद चौथा प्रश्न हमारा, बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो इसमें भी आपकी विसर्ग संधि है और इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन ए, बही धन कार। ठीक है, तो यहाँ पर भी विसर्ग का जो है वो 100 में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा हमारा प्रश्न है, दिग्भ्रम में कौन सा जो संधि विच्छेद है उसका चयन कीजिए। तो दिग्भ्रम, दिग धन भ्रम इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी व्यंजन संधि है, दिग यानी कि दिशाएं। ठीक है, भ्रम, तो देखो यहाँ पर भी वही नियम है, इसका पहला किसी भी वर्ग का पहला अक्षर उसके तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है, तो क का यहाँ पे गौ में परिवर्तन हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, छठा प्रश्न है, चल शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो चल शब्द में कौन सा, हम यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे कि उसका विलोम बन जाएगा। तो देखिए, चल में हम जब अ जोड़ेंगे ना तो वो बनेगा अचल। चल मतलब जाना या जो चलायमान है। ठीक है, और अ उपसर्ग जोड़ेंगे तो अ का मतलब नहीं, तो ये अचल हो जाएगा यानी कि स्थिर। ठीक है, जो चल नहीं सकता, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कौन सा उपसर्ग मान शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ घमंड हो जाता है। तो ऐसे जब आपके पास प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ना, तो आपको क्या करना है
उसके मान शब्द को उठाया और उसके आगे 4 आपके पास उपसर्ग यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इन चारों उपसर्गों को आप लगा के देखिए, जो सबसे सटीक बैठेगा वही आपका आंसर है। क्या अधिमान आपको सही लग रहा है? क्योंकि घमंड का पर्यायवाची यहाँ पे बनाना है हमें, यानी कि उसका अर्थ घमंड होना चाहिए, ठीक है। तो अधिमान हम अगर कहेंगे तो वो घमंड नहीं बन, इसका अर्थ घमंड नहीं होगा, अतिमान भी नहीं होगा, अनमान भी नहीं होगा। अभिमान हम जब कहते हैं ना कि उसे बहुत अभिमान है, तो अभिमान का दूसरा मतलब, दूसरा जो अर्थ होता है वो क्या होता है? घमंड होता है, ठीक। तो इसलिए इस तरह के प्रश्न जब आपसे पूछे जाए तो आप लोगों को जो मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, आप अपने आंसर तक ऐसे भी पहुँच सकते हो, ठीक। अगर ट्रिक अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए 8वां प्रश्न है हमारा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो मैं आपको ये भी कहती हूँ बार बार कि प्रश्न को 2 से 3 बार आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस हम इसीलिए करते हैं कि परीक्षा हॉल में हमसे गड़बड़ियाँ, छोटी मोटी जो गड़बड़ियाँ होती हैं वो ना हो, है ना। तो नहीं का हम कई बार भूल जाते हैं पढ़ना, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि 3 शब्द हैं जहाँ पर आपको उपसर्ग देखने को मिलेंगे। एक शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो देखो, पका एक शब्द है, उसमें अध उपसर्ग लगा है, तो ये क्या बन गया है? अध पका बन गया है, ठीक। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्द के जो शब्दांश होते हैं ना, किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है। तो अब देखा शब्द है, उसमें बिन उपसर्ग लग गया, तो वो क्या बन गया? बिन देखा। क्रम शब्द है और उसके आगे हमने परा उपसर्ग जोड़ा, तो वो क्या बन गया? पराक्रम बन गया, ठीक है। सफलता, देखो सफल एक अपने आप में एक शब्द है, ठीक है, और जब हमने उसमें ता प्रत्यय जुड़ा है तो ये क्या है? आपका प्रत्यय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रत्यय। तो सफल शब्द है, उसमें ता प्रत्यय जुड़ गया है, इसका मतलब जो हमारा घ है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो सफलता शब्द है वो उपसर्ग विधि से नहीं बल्कि प्रत्यय विधि से बना हुआ शब्द है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए 9वां प्रश्न है हमारा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? फिर से आपसे वही सवाल पूछ लिया जा रहा है। तो देखो, वादी शब्द है, उसमें प्रति उपसर्ग जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? प्रतिवादी बन गया, ठीक है। भेद शब्द है, उसमें क्या जुड़ गया है? उपसर्ग जुड़ गया है, तो वो उपभेद बन गया है। शक शब्द है, कहते हैं ना शक हो रहा है, तो शक में हमने क्या कहा? बे उपसर्ग जुड़ा, तो बेशक यानी कि बिना शक के, ठीक। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अवधि शब्द है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक। 10वां हमारा प्रश्न है, निरभिमान में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए बहुत ध्यान से ऐसे प्रश्न आपसे कन्फ्यूजन वाले बनेंगे, क्योंकि देखो निर आपको पता है कि निर उपसर्ग है, तो निर तो आपको 2 जगह देखने को मिल रहा है। अब निर में कौन सा निर आएगा? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो, निरभिमान जब हम शब्द का विच्छेद करेंगे ना, तो ये इस तरह से बनेगा, निर धन अभिमान। तो देखिए जब हम किसी शब्द को जोड़ते हैं ना, तो कैसे उसे जोड़ते हैं? देखिए, अभिमान हमने ये लिखा, ठीक है। तो देखो जो हमने कहा, अब हम इस पूरे शब्द को क्या कर देंगे? जोड़ कर लिखेंगे, ठीक है। तो जो ये अ आप देख पा रहे हैं, जब हम इस शब्द को जोड़ कर लिखेंगे तो ये र आधा है, क्योंकि और हमने क्या पढ़ा था जब हम स्वर व्यंजन पढ़ रहे थे, तो कोई भी जो व्यंजन है अगर वो आधा है तो उसके बाद आने वाला स्वर जो है वो उसको पूरा करेगा, ठीक है, अगर उसके बाद कोई स्वर आता है। तो यहाँ पर क्योंकि अ स्वर है और र आधा है, तो ये अ क्या करेगा? इस र की सहायता करेगा, अर्थात इस र का हलंत हटा देगा। तो ये इस र को क्या कर देगा? पूरा बना देगा। तो ये क्या बन जाएगा? निर बन जाएगा, यानी कि हलंत हट गया है, अब ये पूरा हो गया है, ठीक। अब हमने पूरा पीछे का जो वर्ड है वो सेम उतार देना है, तो निरभिमान, तो ये हम इस तरह से इसको लिख लेंगे, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्द तो ये है, लेकिन अगर इसको अलग करना है, क्योंकि ये उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द है, तो इसमें अगर उपसर्ग हटाना है, अलग करना है, तो वो आपके पास रॉ जो होगा वो कैसे होगा? हलंत के साथ होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर रही हूँ।
चलिए आज का हमारा 11वां प्रश्न है, पॉकेट मार में कौन सा समास है? तो बताइए जल्दी से, ध्यान दिमाग लगाइए, कौन सा हो सकता है? देखो, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, तो एक ही समास है जिसमें हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, तो तत्पुरुष समास है। कर्ता ने कर्म को, तो पॉकेट को मारने वाला क्या होता है? तत्पुरुष समास आएगा इसमें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद 12वां प्रश्न है, इंद्रजीत में कौन सा समास है? तो देखो, इंद्रजीत किसको कहा जाता है? रावण का पुत्र था मेघनाद, ठीक है। तो मेघनाद, क्योंकि उसको मेघनाद जो था उसको इंद्रजीत इसलिए कहा गया क्योंकि उसने इंद्र पर जीत हासिल की थी, ठीक है, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा समास है? जहाँ पर दो पद प्रधान नहीं हैं, दोनों ही पद प्रधान नहीं हैं, और तीसरे की विशेषता बताई जाए। तो जब भी हम इंद्रजीत कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है, यानी कि रावण के पुत्र की बात हमें, मतलब ऐसा हमें अर्थ निकल करके आता है, अर्थात मेघनाद, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थात शब्द निकल कर आ रहा है, मेघनाद की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष्य के योग से बनने वाला समास है हमारा कर्मधारय समास, जहाँ पर उपमान और उपमेय कहें या विशेषण और विशेषण। हो सकता है कभी आपसे विशेषण विशेष्य न पूछे और उपमान और उपमेय पूछे, ठीक है, या उपमेय और उपमान पूछे, तो आपको ध्यान रखना है कि वही चीज़ है, विशेषण विशेष्य कहें या उपमान उपमेय कहें, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे समास जो इनसे बनता है वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है, ठीक है। तो अगला हमारा प्रश्न है 14वां, मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन, जल्दी से बताइए, इसमें भी कौन सा होगा? हमारा तत्पुरुष समास होगा, मुख के दर्शन, ठीक। तो यहाँ पर भी हमारे क्या है? कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, मुख के दर्शन, तो इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। 15वां हमारा प्रश्न है, चतुरानन में कौन सा समास है? तो चतुरानन में बताइए किसके होते हैं 4 शीर्ष? तो सीधी सी बात है, ब्रह्मा जो हैं वो 4 शीर्ष वाले होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम चतुरानन कहते हैं तो हमारे दिमाग में ब्रह्मा जी की क्या होती है? एक मतलब इमेज बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर चतुरानन 4 शीर्ष हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा, ठीक। तो ये आपको पता चला कि बहुव्रीहि समास इसमें होता है, ठीक। देखिए कई बार क्या होता है, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दो समास, दो से अधिक भी हो सकते हैं या एक से अधिक समास पाए जाते हैं, ठीक। तो देखो, अगर मान लो यहाँ पर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं होता, ठीक है, तो आप कौन सा लगाते? आप फिर आप करते द्विगु समास, क्योंकि जिस समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, और जो उत्तर पद होता है वो समूह का बोध कराता है। तो हम इसका एक अर्थ निकाल सकते थे कि 4 सिरों का समूह, ठीक है, ऐसा भी हम इसको कह सकते थे। लेकिन अगर आपके पास दोनों ही ऑप्शन में है तो हमेशा आप चयन करेंगे बहुव्रीहि, अर्थात अगर निकल के आ रहा है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास आप लिखेंगे। कैसे? क्योंकि बहुव्रीहि समास का समास में मतलब सबसे बड़ा समास माना जाता है, ठीक है, सबसे विशेष समास माना जाता है। तो जहाँ पर अगर इस तरह के आपके पास समस्या हो, कंडीशन हो, तो वहाँ पर आप हमेशा बहुव्रीहि यानी कि अर्थात ज़रूर निकलना चाहिए, ठीक है। चतुरानन अर्थात ब्रह्मा, तो एक अर्थात के बाद हमने जब क्वेश्चन मार्क छोड़ा तो हमें आंसर मिला ब्रह्मा का। अगर ऐसा क्वेश्चन मार्क अर्थात के बाद हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर वहाँ पर समझ जाइए कि कोई और समास हो सकता है, ठीक। चलिए इसके बाद देखिए, आप बीती, 16वां प्रश्न है हमारा, आप बीती में कौन सा समास है? तो जो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप बीती यानी कि आप पर बीती, तो जो ये आप हम यहाँ पर कह रहे हैं ना, ये आप जो है दूसरे वाला, मतलब जब हम दूसरे के लिए कहते हैं ना कि आपका, तो ये आप वो वाला आप नहीं है, ये स्वयं के लिए प्रयोग किया जाने वाला आप है, यानी कि ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक। कई बार आपसे पूछ भी लिया जाए कि आप बीती
किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो आप बीती जो है यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही, आप पर बीती यानी कि स्वयं पर बीती। ठीक, तो इसमें जो समास है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, मैं पे पर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अधिकरण का प्रयोग किया गया है और हमारे कारक चिन्ह किस समास में होते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम कारक चिन्हों का लोप करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा, आप पर बीती। ठीक है, इसका समास विग्रह हो जाएगा। ठीक, चलिए 16वां हो गया हमारा। 17वां प्रश्न है हमारा, देवासुर में कौन सा समास है। तो देखो, देवासुर, देव और असुर, देव या असुर। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि देव क्या है, देवता है, और असुर बिल्कुल विपरीत एक दूसरे के हैं। ठीक है, तो देव और असुर मतलब दोस्त नहीं है, इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहें हम इसको, इसमें हम द्वंद्व समास, जहाँ पर लिंग के आधार पर कहें या किसी भी आधार पर, भाव के आधार पर कहें, अगर दोनों में भिन्नता है तो समझ जाना कि वहाँ पर क्या है, हमारा देवासुर है, यानी कि द्वंद्व समास है, माफ़ कीजिएगा। जैसे धर्माधर्म हम कहते हैं, धर्मा धर्म, तो धर्म और अधर्म। ठीक है, तो दोनों ही एक दो विपरीत चीज़ें हैं ना, धर्म अलग चीज़ है, अधर्म अलग चीज़ है, लेकिन कई बार हम ऐसी चीज़ों को साथ साथ प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, दो चीज़ें जो बिल्कुल विपरीत होते हुए भी हमने उनका प्रयोग साथ किया है, अर्थात वहाँ पे द्वंद्व समास है। ठीक, जैसे हम कहते हैं माता पिता, तो देखिए माता पिता कई बार हम साथ साथ लिख लेते हैं। ठीक, तो लेकिन जब इसका विग्रह करना होगा तो बीच में हम डैश या समास विग्रह करना होगा, माता और पिता हम लिख लेते हैं। ठीक, तो माता क्या है, स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है, और मतलब भले ही हमने इनका प्रयोग साथ किया है, लेकिन क्या है, दोनों ही क्या है, विपरीत हैं। ठीक है, लिंग के दृष्टिकोण से अलग हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ठीक, ऐसे शब्दों में। चलिए 18वां हमारा प्रश्न है आज का, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाए तो हमेशा उनका वाक्य प्रयोग करके देखिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो जब हम कहते हैं उनकी 2 संतान हैं, तो उनकी 2 संतान है, ये मेरी संतान है बोलते हैं ना, तो मेरी संतान है, यानी कि संतान जो शब्द है ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक, तो ये तो हमारा कट गया। ठीक, देखिए दूसरा शब्द है आक्रमण। अब उसने बहुत बड़ा आक्रमण किया, तो लग रहा है ना थोड़ा पुलिंग वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन देखते हैं आगे 2 शब्दों को भी देख लेते हैं, क्या पता वो भी कुछ ऐसे ही भाव दे रहे हों। शक्कर, शक्कर ज़्यादा हो गई बोलते हैं ना, तो शक्कर ज़्यादा हो गई, इसका मतलब ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये भी कट जाएगा। सब्जी बहुत अच्छी बनी थी बोलते हैं ना, तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग का भाव दे रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, आक्रमण ही ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, उन मुग़लों ने बहुत बड़ा आक्रमण किया बोलते हैं ना, तो ये क्या है, ये आक्रमण जो शब्द है ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, तो इस तरह से अगर आप करते हो तो इजीली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यदि ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, आप लोग स्वयं समझदार हैं, तो इतना कॉम्प्लीमेंट तो आपको तरफ से हमारे लिए बनना ही चाहिए कि आप लोग लाइक शेयर करते रहें, तभी हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने के लिए ऊर्जावान महसूस करते हैं और अच्छा आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं। तो लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। चलिए 19वां प्रश्न है हमारा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो देखो 4 ऑप्शन आपके पास पूछा गया, यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कोई भी चीज़ जब आप पढ़ रहे हो ना, खासकर हिंदी में, तो उसको सिर्फ एक दृष्टिकोण से मत देखिए, मल्टीपल तरीके से उसे सोचिए। तो देखो वर्तनी की दृष्टिकोण से भी आपसे ये जो शब्द है कवयित्री, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और हर बार आप लोग गलत कर देते हो, क्योंकि कवि तो आपने इस तरह से लिखा है और कवित्री आपको ऐसे ही लिखना पड़ता है, यानी कि आप सोचते हैं कि कवि ऐसा होता है तो कवित्री भी ऐसा ही होता होगा, गलत है। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग यहाँ पे कवायत्री भी नहीं होगा, कवियित्री या कवयित्री, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कवियित्री भी नहीं होता है,
कवयित्री होता है, क्योंकि जो यहाँ पर आपको ई की मात्रा दिख रही है ना, वो बाद में य के साथ जुड़ जाती है, तो कवयित्री वो बन जाता है। ठीक है, ये वर्तनी भी सही है और इसका स्त्रीलिंग भी हो जाएगा। ठीक, लास्ट हमारा आज का प्रश्न है, औलाद पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक पुल्लिंग शब्द है। तो फिर आपको वही ट्रिक अपनानी है, वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए। मेरी औलाद बहुत बुरी है, या मेरी औलाद बहुत बड़ी बन गई है। तो औलाद शब्द में तो स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है, ये तो कट जाएगा। ठीक, उसने उसको चाकू मारा, तो चाकू से थोड़ा लग रहा है कि पुल्लिंग वाली फीलिंग होगी, है ना। उसकी बाजू छोटी है, तो जैसे आप कभी कपड़े सिलवाते हो ना, तो आप बोलते हो ना, आपने इसकी बाजू छोटी बना दी, बोलते हैं ना। तो ये भी थोड़ा स्त्रीलिंग वाला भाव दे रहा है, इसलिए इसको भी काट दीजिए। इसकी नाक लंबी है, तो नाक शब्द भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो चाकू ही शब्द है जो क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, तो आपको आपका आंसर मिल गया है। इस तरह से आप लगाएंगे ट्रिक, 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर आप अपना आंसर इजीली कर लोगे। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी और थोड़ा सा स्मार्टनेस अगर आप लाते हो, स्मार्टली अगर आप सोचते हो, तो बिल्कुल आपको बिना पढ़े भी आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है 20 प्रश्न आज जो आपने पढ़े हैं वो आपको हेल्पफुल लगे होंगे और अच्छे लगे होंगे, और आपके पाठ्यक्रम से ही ये मैंने लिए थे। तो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, अगले कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपना ध्यान रखिए। सेशन से संबंधित कोई भी आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए, और आपके कितने सही हुए ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।